हाय एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष रंजन। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ITF भी बोलते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जस्ट शुरुआत करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग करते हैं, हम लोग एकदम बेसिक से उस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और बहुत ही हाई लेवल पे ले जाते हैं। हाई लेवल कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम सवाल आपसे बनने चाहिए इस टॉपिक के। सिंपल बात कि मैक्सिमम सवाल जो है इस टॉपिक के आपके बनने चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितना भी पढ़ेंगे ये क्लास 12th जो CBSE का 2024 और 2025 में जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और उतना ही पढ़ेंगे जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर हम इस चैप्टर के नाम को देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कहीं ना कहीं इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में जरूर हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके इनवर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। हमने पिछले क्लास 11th में हम लोगों ने ये चीज़ जरूर पढ़ा है कि जितने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर आता है टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 प्रकार के जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, और इसी 6 प्रकार के हम लोग को इनवर्स भी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक सवाल जो है हर एक बच्चे के मन में जरूर उठा होगा कि सर क्या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही इनवर्स होते हैं और फंक्शन के इनवर्स नहीं होते हैं क्या? देखो, ऐसा है कि फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जो है हम एक कंडीशन से पता कर सकते हैं। और वो कंडीशन क्या है इसको जानते हैं। जो कंडीशन है, मान लो अगर हमें कोई भी एक गिवन फंक्शन दिया हुआ है, अगर वो गिवन फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन के सारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो फंक्शन के पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ये जो 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों अगर दिखा रहे हैं तो इसी को हम लोग दूसरा नाम कह सकते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और इसी को अगर हम एक और नाम से बताएं तो इनवर्टिबल फंक्शन आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई भी गिवन फंक्शन 1 और ऑन टू फंक्शन के सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो फंक्शन के पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब लेकिन आप कहोगे कि सर 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? हालांकि इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन, उसमें आपको पढ़ना है 1 और ऑन टू फंक्शन को अच्छे से। लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा समय लेके इसको भी रिकॉल करवा देता हूँ कि 1 और ऑन टू फंक्शन होते क्या हैं, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 और इधर ऑन टू फंक्शन। मान लो कि हमारे पास दो सेट हैं, एक x और एक y। मान लो, और ये फंक्शन जो है वो x से y में गया हुआ है। मान लो कि x में जो है ये 4 एलिमेंट है और y में जो है ये 5 एलिमेंट है। ठीक है। तो 1 फंक्शन ये कहता है कि x के सारे एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए y में। मतलब अगर 1 जो है a से रिलेटेड है तो 1 b से रिलेट नहीं कर सकता है। मतलब हर एक x का एक यूनिक एलिमेंट y में होना चाहिए। जैसे 1 a से रिलेट कर गया, 2 c से, फिर 3 b से, 4 e से। तो हर एक x जो है वो डिफरेंट
y के एलिमेंट के साथ रिलेट किए हुए हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? मान लो कि हमारे पास ये दो सेट हैं, ये x और ये y, और ये फंक्शन जो है x के y की तरफ जा रहा है, और हम लोग जो है 4 एलिमेंट ले लेते हैं इधर भी। ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि y के सभी एलिमेंट का एक इमेज जो है, एटलीस्ट वन इमेज जो है वो x में प्रेजेंट होना चाहिए। y के सभी एलिमेंट का एटलीस्ट वन इमेज जो है वो x में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1a से रिलेटेड है, 2b से, 3c से और 4d से। मान लो इधर कोई 5 है, ठीक है। y के हर एक एलिमेंट का इमेज जो है वो x में है। मान लो ये d जो है वो 5d से भी रिलेटेड, तो y के हर एक एलिमेंट जो इमेज है वो x में है, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये तो मैंने अलग अलग दोनों को समझा दिया आपको। अब आप कहोगे कि एक डायग्राम में हमें बताओ कि जहाँ पे दोनों वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों जो है एकदम अपने कंडीशन फुलफिल कर रहे होंगे। जैसे मान लो फिर से वही दो सेट एक्स वाई, जहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, और हम लोगों ने फिर से 4 एलिमेंट एक्स में माना है, और ए बी सी और डी 4 एलिमेंट वाई में माना है। मान लो 1 जो है वो बी से रिलेटेड है, 2a से, 3d से और 4c से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम वन वन को देखें, वन वन फंक्शन की कंडीशन को मिलाए पहले, तो वन वन फंक्शन का कंडीशन यही था कि x का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट से रिलेशन हो y में। तो आप देख सकते हैं यूनिक एलिमेंट से रिलेशन है, तो मतलब वन वन के कंडीशन को ही फुलफिल कर रहा है। अब अगर हम ऑन टू के कंडीशन को देखें कि y के जितने भी एलिमेंट है उसका एटलीस्ट एक इमेज जो है वो x में होना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी के जो है एक इमेज जो है वो x में प्रेजेंट है, तो ये ऑन टू के कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो जब ये ऑन वन और ऑन टू के दोनों के कंडीशन के फुलफिल कर रहा है, तो मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये फंक्शन है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कौन से फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि कौन से फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके माइंड में एक और डाउट उठा होगा, सही है। डाउट जितना भी हो सके आप अपने माइंड में मत रखिए, जितना हो सके डाउट आप पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने स्कूल के टीचर से पूछिए, और अगर आपको हमसे पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अब आपके मन में एक डाउट जरूर उठा होगा कि सर हमने 11th क्लास में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया से पढ़ा तो और अच्छी बात है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबके ग्राफ जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं, ये जो है साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं और इधर से लेना चाहे तो ये कुछ साइन के ग्राफ जिसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो -1 होता है और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 1 होता है। और यहाँ 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये -पाई, ये -2 पाई, और यहाँ पे -3 पाई, और यहाँ पे जो है आपका π/2 आ जाता है, और यहाँ पे -π/2 आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर sin π/2 जो है 1 होता है। चलो अच्छी बात है, sin π/2 1 होता है, लेकिन सर जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 5π/2 भी आता है।
सही बात है, 5/2 आना चाहिए। सर इस साइन 5π/2 का भी वैल्यू 1 ही आएगा। आएगा तो 1 ही। तो सर अगर दो डिफरेंट एक्स के लिए हमारे पास एक ही y का वैल्यू आ रहा है, दो डिफरेंट एक्स के लिए हमारे पास y का एक ही वैल्यू आ रहा है, तो ये 1 फंक्शन का तो कंडीशन फुलफिल नहीं किया ना, ये 1 फंक्शन का कंडीशन फुलफिल नहीं किया। तो सर अगर ये 1 फंक्शन का कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। सही बात है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। तो सर अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो सर जब इसका इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सेम चीज तो कॉस टेन और सेक कोसेक और कॉट में होगा। हाँ होगा, जरूर होगा। तो सर जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे? देखो बात भाई तुम्हारी तो बिल्कुल एकदम सही है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस चीज का पढ़ेंगे? देखो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो भी तुमने क्लास 11th में पढ़ा है वो सभी अपने नेचुरल डोमेन पे हैं, वो सभी अपने नेचुरल डोमेन पे हैं। नेचुरल डोमेन कहने का मतलब कि उसमें जितना x आ सकता था हमने उतना डाल के देखा है। मान लो कि ये -3π/2 3π डाल दिया, π/2 डाल दिया, पाई डाल दिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां तक जा रहा है वहां तक हम लोगों ने इसके डोमेन में डाला है, तो ये आपका नेचुरल डोमेन आ जाता है। लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उसको हम लोग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। ऐसा क्यों? क्यों हमको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो ऐसा इसलिए कि चलो यहाँ से देखो, यहाँ जब हम इस ग्राफ को कट कर दिए इतना दूर -π/2 से π/2 के बीच में जब हम कट किए, तो अब बताओ हमको कि क्या इस ग्राफ में इतने दूर के बीच के ग्राफ में क्या किसी दो x के वैल्यू जो है वो एक y में आ रहा है? क्या दो x को पुट करने पे यहाँ y का वैल्यू 1 मिल रहा है? अब तुम कहोगे कि सर ऐसा तो कहीं नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इस जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लोगों ने चूज किया है -π/2 से π/2, इसके बीच में जो है वो तो 1 फंक्शन का जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहा है और ऑन टू फंक्शन का भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना। अब जब ये ऑन टू फंक्शन और 1 फंक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी, और अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके बनाए हुए हैं और उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के हिसाब से ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि सर हम -π/2 के बीच -π/2 से π/2 के बीच में ही क्यों लिए? सर हम π/2 से लेके यहाँ जो आपका 3π/2 आ जाएगा वो हम ले सकते थे। आपका कहना भी सही, आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन आप ही बताइए कि हर चीज में एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है। जैसे अगर हम मेजरमेंट का स्टैंडर्ड जाने तो मेजरमेंट करने के लिए हमेशा हम लोग मीटर का जो है यूनिट जो है फिक्स रहता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। उसी तरह जब भी हम इस डोमेन इस सब का चक्कर आता है तो हम स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो एक सिंपल वैल्यू लेते हैं जिसमें कि सिर्फ पाई या फिर पाई छोटा सा आना चाहिए। जैसे ये 3π/2 देख रहे हैं, π/2 तो है ही, आगे 3 आ जा रहा है तो ये थोड़ा और हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल वाला चीज लेते हैं
स्टैंडर्ड बनाने के लिए, इसलिए हम लोग -π/2 से π/2 का इस्तेमाल किए। ये गलत नहीं है, आप अगर इतना सोच रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जब हमको मानना होगा तो वो -π/2 से π/2 के बीच में ही मानेंगे। और अगर आप इतना से इतना के बीच में देखेंगे तो हर एक x के लिए डिफरेंट y का वैल्यू आ रहा है। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि इस चैप्टर में आपको क्लास 11th की यूज होगी, उस सारे चीज़ों को हम जो है एक बहुत ही जल्दी से जो है रिकॉल करवा देते हैं। बहुत ही जल्दी कम समय में जो है आपको अच्छे से रिकॉल करवा देते हैं। जैसे पहला चीज़ जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा रिलेशन फंक्शन में, डोमेन और रेंज के बारे में। मैं भी आपको एकदम सिंपल साधारण भाषा में पूरा समझा देता हूँ। डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट। डोमेन मतलब इनपुट और रेंज मतलब आउटपुट। जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे y = sin x, तो ये जो x है, ये x जैसे जैसे अपना वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे y भी अपना वैल्यू चेंज करेगा। तो x को डालने पे ही y आ रहा है, ठीक है, x को डालने पे ही y आ रहा है। तो x में जब हम कुछ इनपुट डालेंगे तो हमारा y के द्वारा आउटपुट निकलेगा। तो x क्या हो गया, ये हो गया डोमेन, और y जो है वो हो गया रेंज। ये समझ गए डोमेन रेंज। ये आपको जो है क्लास 11th में आपने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा होगा। दूसरा चीज जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, दैट इज जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कह लीजिए, उसको भी आपको याद रखना होगा। उसका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। इंक खत्म हो गया। तो क्लास 11th में जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू पढ़े हैं, उन सभी का यूज यहाँ पे होने वाला है। तो एक बार अच्छे से रिकॉल कर लिया जाए, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। आप एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करके और आप इस चार्ट को अपनी कॉपी पर बनाइए, और बिना देखे बनाना है, ताकि आपको पता चले कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं याद है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। सिर्फ वीडियो लेक्चर या थ्योरी पढ़ने से आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जितना अपने कलम को घसिएगा कॉपी में, अपने जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ के, उतना ज़्यादा आपको मैथ में और ज़्यादा जो है कह सकते हैं रुचि आने लगेगा, और साथ ही में आपका मैथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप ऐसा करके देखिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए जल्दी से आपको इसको वीडियो पॉज करके और सारे चार्ट्स को जो है फिल कीजिए। 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60 और 90। चलिए मैं फिल कर देता हूँ।
तो आई होप आपने भी ये चार्ट बना लिया होगा और आप मैच कर सकते हैं। तो ये सारे जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू हैं ये आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप आगे जब सवाल बनाना शुरू करेंगे इस चैप्टर के तो आपको पता चलेगा कि हर जगह आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होने चाहिए, तभी आप एक बेहतर वे में जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप आपने खुद से ये चार्ट बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो कम से कम इसको नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार पीछे पेज पलट करके इसका वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है, आप रिकॉल कीजिए वहाँ पे। और जितना आप रिकॉल करेंगे उतना आपको जो है ये याद होते जाएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसके वैल्यू। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही एक चीज आपने और पढ़ा होगा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उन सभी के रेंज और डोमेन के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो उस रेंज डोमेन को ही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और यहाँ पे आपका आ जाएगा डोमेन और यहाँ पे आपका आ जाएगा रेंज। चलिए फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और आपको इस चार्ट को फुलफिल करना है, और जब आप पूरा बना ले तब आप वीडियो को फिर से ऑन कीजिएगा। तब तक मैं भरता हूँ। इसका डोमेन क्या हो जाता है आपको आर 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 माइनस तो यह आपके डोमेन रेंज का जो है चार्ट तैयार हो गया है। आई होप आपने इसको खुद से करा होगा, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको जल्दी से नोट कर ले और इसको जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए मिटाते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जितना भी 11th का यूज आने वाला था इस चैप्टर में हमने पूरा तरह से रिकॉल कर लिया है। अगर उसमें से कुछ चीज़ आपको नहीं आता था तो आई होप आपने उसको नोट ज़रूर किया होगा और बाद में जाके इसको ज़रूर से आप अपने जो भी प्रीवियस आपके नोट्स हैं उससे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ जो है दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नोटेशन, जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी थे रेशियोज वो 6 प्रकार के थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। उसी प्रकार से जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी 6 प्रकार के हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर आपके टेन हो गया, फिर कॉट इनवर्स एक्स, फिर कॉट, फिर सेक इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 प्रकार के आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे कुछ जो है कंफ्यूजन जो है
जो कि बहुत बच्चों को रहता है बेसिक सा कन्फ्यूजन, उसको मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये जो ऊपर जो -1 लिखा हुआ है, ये दरअसल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन है। ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन है। इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये साइन एक्स के पावर में -1 लिखा हो और हम उसको ऐसे लिख देंगे। ये दोनों चीज सेम है, ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन एक्स के पावर में -1 है। ये चीज नहीं होता है। बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स के पावर में -1 ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक उसी प्रकार कॉट एक्स के पावर में -1 होगा, ऐसा कुछ रहेगा कि कॉट एक्स दिया होगा उसके पावर में -1, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कॉट के पावर में -1 ऐसा। ये कॉट इनवर्स एक्स है, ये कॉट एक्स के पावर में -1 है। अगर हम इसको खोलना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 1/cot x, और 1/cot x क्या होता है 10x होता है। तो बेसिकली ये सब सिंप्लीफाई होकर 10x हो जाएगा, और ये कॉट इनवर्स x है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। ये बहुत ही जो बेसिक कन्फ्यूज़न था उसको हमने क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है इस चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन वीडियो था, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और अगले वीडियो में जो है हम लोग जितने भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके सारे ग्राफ और डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस लेक्चर में इसलिए इसको ऐड नहीं किया ताकि अगर मैं इसको ऐड करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 1 घंटा प्लस हो जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया है। हम लोग इसको अगले लेक्चर में करेंगे। जितने भी आपके मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी 6 प्रकार बताए उन सभी के हम लोग को ग्राफ और रेंज और डोमेन के पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही बस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा नीचे। हम ज़रूर आपका कमेंट जो है पढ़कर और आपको ज़रूर हम लोग रिप्लाई करेंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।